नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ एक वापस एक नया एनएफओ। लेकिन ये एनएफओ इसका नाम है बेसिकली पीजीआईएम बैलेंस एडवांटेज फंड, पीजीआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। नो, पीजीआईएम इज अ वेरी अमेजिंग, वेरी बिग कंपनी। प्रॉब्ली इंडिया का जो पूरा मार्केट साइज है 30 लाख 31 लाख करोड़ का, उससे डबल का पैसा ये लोग यूएस में या ट्रिपल का पैसा ये लोग यूएस में मैनेज करते हैं। इनका पीजीआईएम ग्लोबल फंड जो है ये बहुत ज़बरदस्त फंड है। शायद दुनिया के टॉप 5 फंड्स के अंदर पीजीआईएम ग्लोबल फंड जो है वो शुमार करता है। पीजीआईएम इंडिया में थोड़ा छोटा कंपनी है, लेकिन आई एम श्योर दैट ये लोग जहाँ जहाँ गए, इट्स अ प्रूडेंशियल बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं वहाँ वहाँ इन लोगों ने बहुत सारे झंडे गाड़े हैं एंड दे आर अ वेरी बिग फंड मैनेजर्स अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया की शायद 30-35 कंट्रीज में इन लोग का प्रेजेंस है। सो वाई दिस पर्टिकुलर फंड आज की तारीख में बैलेंस एडवांटेज फंड रिलेवेंट क्यों है, ये जानने के पहले हम लोग बाजार में रिस्क क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। और अगर वो हमको समझ में आ गया तो इसका रिलेवेंट क्या है, मतलब पीजे बैलेंस एडवांटेज फंड का रिलेवेंस क्या है वो हमको समझ में आएगा। तो ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या इस टाइप का कोई इस टाइप से कोई दूसरा फंड जो है वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। बट उसके पहले वापस एक बार आप सबसे गुजारिश, विनंती और रिक्वेस्ट की प्लीज डू ज्वाइन द चैनल कॉल्ड एज इंपीरियल मनी, बिकॉज इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है। हमारा इन्वेस्टमेंट अगर सही रहेगा तो फ्यूचर सही रहेगा, एंड दैट इज रीजन बेसिकली द टैगलाइन ऑफ इंपीरियल मनी इज इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। तो प्लीज डू ज्वाइन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमको इंकरेजमेंट मिलता रहेगा कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। तो वापस आते हैं कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या रिस्क है, वो क्या इश्यूज है जो कि बाजार में इस वैल्यूएशन पे आपको और हमको दोनों को नजर आ रहे हैं। राइट, पहला रिस्क, फर्स्ट रिस्क, इन्फ्लेशन। लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं आएगा, 10 12 15 महीने तक नहीं आएगा, 18 महीने तक नहीं आएगा, 20 महीने तक नहीं आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे है, डिमांड बढ़ेगी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो स्टैम्प ड्यूटी थी उसको 50% लो कर दिया। मेरे जो कुछ रियल एस्टेट के दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि बोले पिछले 4 साल में दीप जितना पैसा नहीं बनाना है पिछले 4 महीने बनाया है। आप इमेजिन कीजिए साहब, इमेजिन कीजिए। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इन्फ्लेशन इंडिया में तो रहेगा ऐसा मुझे लगता है, इवन दो जितने फंड मैनेजर से मैंने बात किया। तो इन्फ्लेशन रिस्क इज द फर्स्ट रिस्क जो शायद अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। दूसरा रिस्क बेसिकली क्या है, तो दूसरा रिस्क है कि यूएस जो है वो जॉर्जिया में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें अगर दूसरी वाली पार्टी अगर जीत के आ जाती तो हो सकता है कि उनका जो 600 कैन से द डॉलर्स जो वो एड जो दे रहे थे लोगों को वो रुक जाती और उससे बहुत सारी यूएस कंपनियां बर्बाद हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो वो रिस्क भी खत्म हो गया है। तो दैट वाज द सेकंड रिस्क जो इंडिया में जो दुनिया में था, लेकिन नाउ दैट रिस्क इज नो मोर। बट यू नेवर नो व्हाट विल गोइंग टू इट हैपन, सो दैट इज अनदर रिस्क, थर्ड रिस्क। थर्ड इज बेसिकली इंडो चाइना रिलेशनशिप या वॉर, या द वॉर लाइक इराक या मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, या बीच में जो नॉर्थ कोरिया के साथ जो इश्यूज चल रहे थे, या कमोडिटी की जो रिस्क है, या लेट्स से कि आपकी ऑयल की जो रिस्क है, वो एक बहुत बड़ी रिस्क है जो ऑलरेडी कंसिस्टेंटली चल रही है। चौथी रिस्क बेसिकली वैक्सीन। वैक्सीन ही रिस्क कैसी है, तो सी बीच के टाइम में बहुत लोगों की बहुत सारी वैक्सीन है, अभी भी लॉट में वैक्सीन वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ, and right from Russia up to the US companies, they are struggling hard that how the market share they will going to get by building this entire vaccine out of it. इंडिया में भी सीरम काफ़ी सारा और बहुत सारी अलग कंपनियां भी वैक्सीन बना रही है। लेकिन तकलीफ उसमें, मैंने एक नया आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वैक्सीन कैन बी द न्यू नॉर्मल, और एक वैक्सीन या एक शॉट से आपका हो सकता है ये काम ना चले रिगार्डिंग द कोरोना। तो यू मे नीड द सो मेनी शॉट्स और सो मेनी डोजेस ऑफ वैक्सीन विच विल बी द न्यू नॉर्मल फॉर योर लाइफ टू बी अवे फ्रॉम कोरोना, जिसके पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ा सा पर्सनल अगर आप मुझे पूछेंगे तो थोड़ा मुझे कम नज़र आती है। बट यू नेवर नो व्हाट विल गोइंग टू गेट हैपन विद द वैक्सीन ऑल्सो, दैट इज द अनदर रिस्क विच एक्चुअली द थिंग्स आर कैरी। एक पांचवा रिस्क जो मुझे नज़र आता है वो है लॉकडाउन। नाउ दुनिया की 8-10 कंट्रीज़ में ऑलरेडी आज हम लोग जब बात करें 9 जनवरी 2021 को 5-6 कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ आ गई है या फिर लग गया है। तो आई डोंट नो विद द नेक्स्ट वेव विल गो टू कम, एंड इसमें वापस अगर लॉकडाउन आता है तो क्या होगा, या इंडिया में लॉकडाउन आएगा क्या, या बिकॉज हम लोगों ने इसके साथ जीना अच्छे से सीख लिया है, तो अगर आएगा तो क्या होगा, यू नेवर नो। सो आई बिलीव दैट इज अनदर रिस्क विच एक्चुअली इंडिया इज कैरिंग। वन मोर रिस्क इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में पूरी
दुनिया में जीरो पे है या निगेटिव में, जहाँ पे पैसा रखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब बैंकों में पैसा रखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये वाला जो रिस्क है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसका एक, मैं इसको अभी यहाँ पे आपको इस रिस्क के साथ, इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने बीच में कुछ पैसा जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड में डाला था ना। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिटर्न जनरेट करता है कंपेयर टू द बॉन्ड फंड्स या बॉन्ड्स। तो बीच के टाइम पे हम लोगों ने जो पिछले 1.5-2 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले जो भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड में जो पैसा डाला था, बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन, देयर वाज अ डिफरेंट रीजन फॉर दैट मैटर, तो उसमें हमको एवरेज जो रिटर्न है वो अराउंड मान के चलिए कि आज भी 10% का यील्ड हमारा खड़ा है, मतलब CAGR उसकी बात कर रहा हूँ। सो डेट फंड में 10% का CAGR इज समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। सो ये तभी चलते हैं जब इनको लगता है कि लाइक बॉन्ड्स या इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, तब जाके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड टाइप के जो फंड्स होते हैं उनका रिटर्न्स ऊपर जाता है। सो अगर बाजार में इस टाइप की चीज़ें चल रही है, इसका मतलब सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करना इस टाइप की चीज़ों के, इस टाइप के रिस्क से लेके, तो दैट इज अनदर रिस्क विच बेसिकली लोगों के पास। और ग्लोबली इट इज़ टू लो इंटरेस्ट रेट वैसे भी चल रहा है, तो अगले 12 से 18 महीने में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर जाएगा तो आज ही जो सिस्टम है, आज ही जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अपने आप को एडजस्ट उस पर्टिकुलर रिस्क के साथ कर रहे हैं। तो क्या मेरा पोर्टफोलियो, क्या हम हमारे पोर्टफोलियो इस टाइप के रिस्क के साथ एडजस्ट कर रहे हैं क्या, जो भी 5-6 रिस्क की मैंने बात की है? अगर इसका आंसर आपके पास नो है कि नहीं, मैं इस टाइप के रिस्क के साथ मेरे पोर्टफोलियोज को मैनेज नहीं कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली PGIM इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ फंड विच एक्चुअली यू नीड इट। सो मैंने इतना सारा जो बताया, इसका रीजन ये था कि अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग उसके बारे में चीर फाड़ करें, उसका डिसेक्शन करें, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस प्रोडक्ट वी नीड इट। सो बैलेंस एडवांटेज फंड एज यूजुअल, जो आपको मालूम है कि बैलेंस एडवांटेज फंड का बेसिकली काम करने का तरीका क्या होता है, तो काम करने का तरीका होता है ये जी, बाय लो सेल हाई। सो ये भी करने वाला है, बाय लो सेल हाई और बेनिफिट, और बीच का जो डिफरेंस हो बेनिफिट फ्रॉम बोथ। सो एक NFO है PGIM बैलेंस एडवांटेज फंड, जो ओपन हो रहा है 15 जनवरी को और क्लोज होगा 29 जनवरी को। टू नो, अब ये फंड आपके पास क्यों होना चाहिए, मैं इसके कुछ रीजन बताता हूँ। PGIM बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ये अगेन एक एक्टिवली मैनेज फंड है और इसका एक मॉडल है। अब इनका मॉडल क्या है, तो इनका मॉडल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका मॉडल क्या है, इनका मॉडल ये बोलते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट अंडर वैल्यूड है और करंट भी सिग्निफिकेंटली लोअर लॉन्ग टर्म एवरेज से, तो ये क्या करेंगे, इस मॉडल में रिकमेंड करते हैं एंट्री एंड होल्डिंग द एलोकेशन इन द इक्विटीज। इक्विटीज को ये लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। और मान के चलिए जब इक्विटीज ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत महंगी है, और करंट पी जो है सिग्निफिकेंटली हायर है, मतलब महंगा है लॉन्ग टर्म पी एवरेज से, तो ये क्या करेंगे, मॉडल में रिकमेंड करते हैं लोग स्विच फ्रॉम इक्विटी टू डेट पे चले जाएंगे, मतलब इक्विटी से डेट में चले जाएंगे, और बेस्ड ऑन द डिफाइंड बैंड, उनकी जो भी बैंड डिफाइंड होगी उसके हिसाब से करेंगे। मतलब वही कि बाजार महंगा है तो ये लोग इक्विटी से निकल के डेट में जाएंगे, और बाजार सस्ता है तो डेट से निकल के इक्विटी में जाएंगे। दैट इज अमेजिंग मॉडल। और दूसरा, व्हेन द इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन रीजनेबल, मतलब ओके है, लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से है, ठीक है, तो मॉडल रिकमेंड करता है री एंट्री, मतलब वापस से इक्विटीज में जो है वो एंट्री करेंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल इनका है। आइए चलते हैं वापस एक दूसरी जो मॉडल में इफिकेसी कैसी आती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया है, जनवरी 2007 से बुल मार्केट की बात की इन्होंने, बुल मार्केट की, ठीक है। जनवरी 2007 से जनवरी 2008 तक इन्होंने देखा कि एब्सोल्यूट रिटर्न निफ्टी में कितना है, तो 29, और इनका जो मॉडल है जो इन्होंने एक्टिवेट किया है इसमें कितना है, तो 21%, 8% कम है। लेकिन ये 1 साल का, 3 साल का रिटर्न निफ्टी का 4%, इनके मॉडल का है 44%, 40% से बीट किया इनके मॉडल ने। और जब 3 साल का CAGR उन्होंने देखा तो निफ्टी का रिटर्न है 1% और इनके मॉडल का रिटर्न है 13% से इन्होंने बीट किया। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। वापस मार्च 2009 में अगर जब बुल मार्केट था, इनके एवरेज निफ्टी ने दिया 129%, मॉडल ने दिया 102%, थोड़ा कम दिया। लेकिन 3 साल का रिटर्न 2%, इनका था 26%। तो मतलब इनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखो तो पैसा अच्छा मिलता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी निफ्टी आपको बेट कर सकती है। सो लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे को इनके पूरे वर्किंग से नजर आ रहा है। बियर फेज में देखते हैं अभी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने बुल देख लिया, बुल में प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है 3 साल में। अब बियर देख लेते हैं। बियर में भी ये प्रोडक्ट अच्छा काम करता है, जहाँ पे 44 तो वहाँ पे 16, जहाँ पे -25 तो वहाँ पे 6, जहाँ पे -29 तो 3। मतलब बियर फेज में ये प्रोडक्ट निफ्टी से ज़्यादा अच्छा करता है, और इसका रिटर्न्स भी जो है वो थोड़ा एवरेज है। मतलब निफ्टी कितना है बियर फेज, अगर बियर मार्केट है तो निफ्टी की, लेकिन अगर 3 साल का एवरेज देखेंगे आप तो ये मोस्टली दिस फंड इज ओके। मतलब आप बहुत इसमें से ऐसा नहीं कि एकदम अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है, एवरेज चलेगा।
अब फ्लैट मार्केट की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैट मार्केट में भी ये फंड जो है ओके है, फ्लैट ही रहता है, ज़्यादा झंझट झमेला नहीं है। तो किसी को एफडी का सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हल्का सा एग्रेशन अगर होगा, तो मुझे लगता है ये फंड जो है वो उनके लिए है। नाउ सिचुएशन उन्होंने दी है कि पैरामीटर क्या क्या, मंथली रिटर्न, रोलिंग रिटर्न बताया इन्होंने, एवरेज रिटर्न बताया, की पैरामीटर बता दिया इन्होंने, स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया इन्होंने। तो एक बहुत काम की चीज़ है। रिटर्न कंसिस्टेंसी इनकी बहुत अच्छी है, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 साल में इनका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा आता है। रिटर्न की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ग्रेटर देन 12% इतने टाइम्स में हुआ है, और 8 to 5% 12% इतने टाइम में हुआ है, 5 से 8% हाईएस्ट लेवल पे दिया है। तो रिटर्न की कंसिस्टेंसी तो है जी, उसमें कोई तकलीफ नहीं। 3 साल में 75% की कंसिस्टेंसी, 5 साल में 86%, मतलब और थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन तक रखेंगे तो रोलिंग रिटर्न आपका 86% तक बहुत अच्छा पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जहां पे पीजीआईएम बैलेंस फंड के फीचर क्या है। 65 to 100% इसका जो है वो इक्विटी में जाएगा, मीडियम टू हाई रिस्क प्रोफाइल रहेगा, और डेट में 0 to 35 तक रखेंगे, चूंकि फंड जो है वो बैलेंस फंड है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने के लिए नहीं, कि मॉडल उन्होंने अच्छा सेट किया हुआ है। फंड मैनेजर अनिरुद्ध नाहा साहब है, और इनके इक्विटी की और डेट जो है वो कुमरेश रामकृष्णन और आनंदा पद्मनाभन जो है इसको मैनेज करेंगे। क्रिसिल का हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट रिस्क इंडेक्स जो है इसका इंडेक्स है, इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है, इसमें एग्जिट लोड जो है मुझे लगता है 0.35% इन्होंने एग्जिट लोड 3 महीने के तक रखा है, उसके बाद शायद इन्होंने जीरो किया है। एग्जिट लोड 10% का जो है वो तो जो नॉर्मल 90 दिन के आसपास तक का जो है वो है। 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्होंने अबाउट अस में बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके पास 20 ओपन एंडेड फंड है, 17 इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशनल्स है, 140 साल पुराना कंपनी है ये, भारत के 27 सिटीज़ में इनके ऑपरेशंस है, और साथ में इन्होंने और भी बहुत कुछ चीज़ें बताई, बट ठीक है अपने काम के वो है नहीं। सो एनीवेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ वापस कि अगर आप कोई ऐसा फंड देख रहे हैं जो आपकी रिस्क को यहाँ पे मैनेज करे, तो मुझे लगता है पीजीआईएम बैलेंस एडवांटेज फंड इज़ अ फंड जहाँ पे आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट अगेन मोर बैलेंस एडवांटेज फंड्स आल्सो आर देयर। आई बिलीव यू कैन स्टिल कंसिडर वन ऑफ द फैंटास्टिक फंड जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, इज कॉल्ड एज एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड बैलेंस एडवांटेज फंड। आप डीएसपी का इक्विटी एंड बॉन्ड फंड इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड बैलेंस एडवांटेज फंड विच यू कैन रियली रिकमेंड, आप इसमें देख सकते हैं। मुझे लगता है इवन टाटा का बैलेंस एडवांटेज फंड भी जो कि चूँकि खुद राहुल सिंह जी मैनेज करते हैं, वो भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड दिस इज अ न्यू एनएफओ, तो इसके बारे में भी आप बहुत ही क्लोजली सोच सकते हैं। दिस ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। सो ओवरऑल दिस फंड आई बिलीव एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे एक्टिवली उनका पोर्टफोलियो मैनेज होना चाहिए, तो प्रोबेबली दिस इज अ वन फंड वेर इन एक्चुअली यू कैन रियली थिंक ऑफ इट। जाने के पहले वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, बिकॉज इन्वेस्टमेंट सही तो फ्यूचर सही, और इन्वेस्टमेंट सही करना तो कोई ना कोई तो हैंड होल्डिंग अपने को लगेगी, और इंपीरियल मनी is one which can really help you out to manage the money well. Another thing, आप कमेंट प्लीज़ कीजिए, बिकॉज कमेंट्स हमको इनकरेज करते हैं और चीज़ों को अच्छा करने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं इसमें आपको कि अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे लगता है कि ये टॉपिक पे आपको बात करनी है, या फिर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालना ना भूले, हम पक्का उस पर वीडियो बनाएंगे, दैट इज़ अ प्रॉमिस। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे कमेंट जो है आपको रियल टाइम में आ जाते हैं, तो लॉट मेनी कमेंट्स विच एक्चुअली वी आर रिसीविंग, सो वी आर मेकिंग श्योर दैट हाउ दे विल गोइंग टू गेट द वेरी ऑनेस्ट, अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट आंसर, so that your investment can be always सही, so that your future can be always सही। और इसी सही के साथ हम यहाँ पे विदा लेंगे आपसे, वापस ऐसे किसी नई वीडियो के साथ आएंगे आपसे बातें करने के लिए, और कुछ तो भी ऐसी और नई बातें करेंगे, नॉलेज की बातें करेंगे, कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट सही तो फ्यूचर सही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंपीरियल मनी। थैंक यू।